नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा रखता हूँ घर में सकुशल होंगे और घर में छुट्टियों का और ये जो समय भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन का बोला जा रहा है उसका भी आप लोग सही से पालन करते होंगे। ऐसी आशा के साथ हम आप सब सकुशल हो, ऐसी उच्च भावना के साथ आप सब लोगों का कल्याण हो और इसके अंश द्वारा हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि संविधान के मूलभूत अधिकारों के लक्षणों के बारे में। उसके अंदर हमने वैश्विक मताधिकार, उसके पश्चात धर्मनिरपेक्षता, न्याय समीक्षा, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, राजनीतिक मार्गदर्शन के सिद्धांत, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जिसमें एक बार फिर से बता दूं, सार्वत्रिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष का या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदान दे सकता है। और मतदान जाति, भाषा, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना वो व्यक्ति अपना मत दे सकता है। ये सार्वत्रिक वैश्विक मताधिकार के अंदर हमने देखा था। उसके पश्चात न्यायिक समीक्षा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो न्यायिक समीक्षा का क्या काम है, तो राज्य व्यवस्था, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपना सही से विकास कर रहे हैं, सही से शासन चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। उसके अलावा उसके द्वारा जो नियम और कानूनों को लागू किया गया और संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं है, ये सब देखने का अधिकार किसको दिया गया है, न्याय समीक्षा को दिया है। यानी कि न्याय समीक्षा का एक प्रकार का काम है कि इन दोनों के ऊपर निगरानी रखने का कामकाज दिया गया है। उसके पश्चात हमने देखा था मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। तो उस मूलभूत अधिकार और कर्तव्य के अंदर कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर लिया गया। क्यों? क्योंकि समाज और देश और लोगों का सही से विकास हो, इसलिए उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए और तभी लोग अपना स्वतंत्र रूप से और सर्वांगीण रूप से विकास किए करेंगे। ऐसी उचित भावना के साथ हमारे संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार और कर्तव्य का प्रावधान दिया गया था। और इसके पश्चात हमने देखा था राजनीतिक मार्गदर्शन के सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत राज्य के लोगों का कल्याण हो, राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार को राजनीतिक मार्गदर्शन के सिद्धांतों के आधार पर राज्य व्यवस्था को चलाने की व्यवस्था की गई थी। तो उसके अंदर जो नियम और कानून है उसी के आधार पर राज्य सरकार को अपने क्या चलाना, शासन चलाना, तभी लोग अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। इसलिए उनको मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात हमने देखा था पिछड़ी वर्ग और पश्चात आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था। उसके अंतर्गत कुछ जानकारी मैंने दी थी। उसमें वर्तमान समय में आप तुम लोग कभी देखते हो तो कॉलेजों के अंदर कुछ सीटें नामक रखती है, ST, SC, OBC, ओपन। जिसमें ओपन कास्ट के अंदर आते हैं कि भाई जो ब्राह्मण क्षत्रिय वो ओपन सबसे ऊंची कास्ट के अंदर आते हैं। उसके पश्चात उसकी नीची कास्ट के अंदर आते हैं OBC, जैसे कि आहिर संप्रदाय, यदुवंशी, ये सब किस में आते हैं, OBC के अंदर आते हैं। उसके पश्चात आता है ST, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है उसको उसके अंतर्गत आता है। ST मतलब कि जो टीट है, फिर हरिजन हो, इन सबको ST बोला है। फिर SC के अंदर जो आदिवासी जाति आते हैं, जैसे कि डांग जिले के अंदर जो जंगलों के अंदर जो रहते हैं उनको आदिवासी जाति कहते हैं, तो ये SC के अंदर। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर ये ओपन, OBC, ST और SC ये 4 प्रकार की व्यवस्थाओं को दिया गया है। उसी 4 प्रकारों के आधार पर हमारे यहाँ कभी भी स्कूलों और कॉलेजों के अंदर, उसके अलावा सरकारी नौकरियों के अंदर विशेष प्रावधान दिए गए। इसके अंतर्गत कि भाई जो निम्न जाति के व्यक्ति है उनके लिए विशेष व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो ओपन वर्ग का व्यक्ति हो या कोई कैंडिडेट हो अप्लाई करता है तो उसको 90 या 100% पर उसको लेते हैं। उसी प्रकार से OBC वाला हो तो उसको 5, 10, 15 या 15% उसको लेस करके फिर उसको उस स्थान पर जगह मिलेगी। उसी प्रकार ST वालों को उससे 25% पर, SC वालों को जो SC है तो उनको 35% पर मिलती है। तो ये क्या एक विशेष प्रावधान दिया गया ताकि OBC और ST और SC यानी कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास हो। लेकिन ये सारा जो हमारा संविधान है उसके अंदर जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये संविधान लगाया था तब उन्होंने इसीलिए लगाया था कि उस समय के अंदर जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे उनका विकास नहीं हुआ था, बिल्कुल भी एकदम नीचे स्तर के थे। इसलिए प्रावधान इसलिए रखा गया था कि उन लोगों का सही से विकास हो। और उसके अंतर्गत बाबा साहब आम्बेडकर ने ये भी लिखा था कि भाई जब सभी जाति एक लेवल में हो जाए, जब ST, SC, OBC और जो निम्न जाति के लोग हैं वो सब एक साथ हो जाए, तब क्या कर देना, इस नियम या कानून को बर्खास्त कर देना है। इस नियम और कानून को क्या कर देना, निकाल देना। ऐसा प्रावधान संविधान के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया था। लेकिन फिर भी
अभी आप लोग देख रहे हो कि भाई कुछ जाति, कुछ भाषा या कुछ राजनीतिक नेताओं की वजह से भी अभी तक सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक विकास नहीं हुआ, इसलिए इसको संविधान से आज हटाया नहीं गया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो देश का विकास हुआ है, निम्न जातियों का भी विकास हुआ है, अनुसूचित जातियों का भी विकास हो रहा है। तो इसके अंतर्गत अब अनुसूचित जातियों के लिए उस समय कुछ विशेष प्रावधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए थे। उसके अंदर भारतीय संविधान में इन समूहों के उत्कृष्ट के लिए तथा इन्हें सामान्य प्रवाह में जुड़ने के लिए सक्षम बनाने हेतु संविधान में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी, विशेष व्यवस्था की गई ताकि ये दूसरी जातियों के साथ अपना विकास कर सकें। विधानसभाओं, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, निर्वाचन में उन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी गई थी। विधानसभा, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के अंदर भी आज भी तुम लोग देखो तो हमारे चुनावों के अंदर देखते हो तो उसमें कुछ एक विस्तारों के अंदर कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को ही खड़ा रखा जाता है और वही व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रह सकता है। या कुछ सीटों के अंदर तुम लोग देखो तो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, उस सीटों के अंदर महिला ही रह सकती है और कोई खड़ा रह सकता नहीं है। तो ऐसे विशिष्ट प्रावधान या विशिष्ट क्षेत्र उनके लिए आरक्षित रखे गए थे। उसके बाद इन वर्गों की सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इसलिए कुछ सीटें आरक्षित रखी गई थी। और इन वर्गों के लिए सर्वांगीण विकास हो और शिक्षा भी इनका विकास हो, सरकारी नौकरियों के अंदर भी उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी गई। आरक्षित मतलब कि ऐसी सीटें जहाँ पर सिर्फ उसी जाति या धर्म के लोग को ही बैठने का अधिकार और कोई व्यक्ति उस सीट पर बैठ सकता नहीं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र या आरक्षित सीटें कहते हैं। पिछड़े वर्गों के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए उन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति उसके तथा लाभ तथा अन्य सुविधाओं को भी प्राप्त कई स्कूलों, कॉलेज और शालाओं के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों को किताबें दी जाती है, उनकी फीस भी माफ़ की जाती है या उनको शिष्यवृत्ति भी दी जाती है। क्यों? ताकि वो लोग पढ़े लिखे और उनका विकास हो, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। उसके अलावा इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव कहा जाता है और इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव कहा जाता है और इन जाति को सकारात्मक भेदभाव ताकि कोई भी व्यक्ति, ये लोगों अपने भेदभाव के बिना शांति से एक दूसरे के साथ पढ़ लिख सके, इसलिए ऐसा प्रावधान संविधान के अंदर किया गया। नमस्ते।